तो यहाँ से आप लोग इस वक्त जो देख रहे हो वो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा आपको। बताओ भाई, फाउंडेशन वालों के लिए तो काफ़ी फेमिलियर चीज़ है कि आपका फाउंडेशन में एक चैप्टर था कंपनीज एक्ट, बराबर। और कंपनीज एक्ट का जो बेसिक्स आपने जितना पढ़ा वो सारा का सारा यहाँ पे रिपीटेड है। फाउंडेशन में भी हम लोग बोलते हैं कि यार कंपनी जितना बढ़िया पढ़ोगे, क्योंकि बेस सारा का सारा आपका वही है, स्टार्टिंग बेस वही है। हालांकि साथ साथ में कुछ चीज़ें ऐड होती जाएंगी और आपकी एड ऑन होती जाएंगी, नए नए कुछ पॉइंट्स पढ़ोगे आप। जैसे फाउंडेशन में आप लोगों ने अगर सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ में सिर्फ एक केस पढ़ा था, तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाला है 3 केस। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सा एक्सपांशन होगा, बेस पॉइंट आपके लगभग लगभग वो रहेंगे। स्टार्टिंग मान के चलिए कि 10 सेक्शंस तक का काफ़ी पोर्शन मैच करेगा, लेकिन 10 में भी काफ़ी सारे नए पॉइंट है जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे जो फाउंडेशन में नहीं थे। बेसिक काम आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक वाला। पहले जो आप लोगों को आता ही है, सबसे पहले आप लोग ये बताओ कि यार कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 1 किस चीज़ के लिए काम करता है। सेक्शन नंबर 1 याद है किसी को? भूल गए? एप्लीकेबिलिटी के लिए देखो, सेक्शन 1 काम करता है, नंबर 1 इज शॉर्ट टाइटल, बराबर से। तो इस एक्ट का टाइटल क्या है? टाइटल बोलो एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013। टाइटल का मतलब इसका नाम। नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड नंबर, इसकी डेट क्या है भी एप्लीकेबिलिटी की? तो हमने कहा कि सर इसके डेट के बारे में सीन ऐसा है कि प्रेसिडेंट का कंसेंट तो मिल गया था 29 अगस्त को, ठीक है, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ? ये अगले दिन पे हुआ, यानी कि 30 अगस्त 2013 को, ठीक है ना। तो इसका मतलब एप्लीकेबिलिटी का डेट जो हमारा है वो ये रहेगा इसका। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एकदम इजी वाला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आया कि इसका एरिया क्या है। तो हमने कहा सर एरिया इसका है होल ऑफ इंडिया, यानी ये एक्ट हमारा जो है ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। सबसे पहले 3 बेसिक चीजें जो आप लोगों का फाउंडेशन का पार्ट है, स्टार्टिंग मान के चलिए कि कुछ पॉइंट्स आपके वही रहेंगे, तो एक तरह से आप लोगों का रिवीजन, रिकॉल, कुछ भी समझो, लेकिन इन सब पे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन में आ गया तो इंटर में नहीं है। उल्टा अब इन्होंने क्या सिस्टम शुरू कर दिया, इंटरचेंज शुरू कर दिया। जैसे फाउंडेशन का कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया अगर एक अटेम्प्ट में, तो अगले अटेम्प्ट में सिमिलर क्वेश्चन इंटर में आ जाएगा वो का वो। या इंटर में अगर कोई जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी का कोई बढ़िया सा क्वेश्चन दे दिया, तो अगले अटेम्प्ट में वो क्या करेंगे, फाउंडेशन में उसको रिपीट कर देंगे एज इट इज, नाम वाम चेंज कर देंगे सिमिलर। पिछले 2-3 अटेम्प्ट में हम ऐसा देख चुके हैं। तो अब सीन ये है भाई कि सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल तो चलो ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 हो गया, डेट अपनी हो गई 30 अगस्त वाली, और ये एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया। अब बढ़िया पॉइंट इसमें से ये बनता है कि हमारा ये जो एक्ट है ये आखिर अप्लाई किन किन पे है। तो एक बड़ी सी लिस्ट आपको यहां पे दे रखी है, जैसा आप देख रहे हो यहां पे। तो ये कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है वो कंपनीज पे तो एप्लीकेबल है ही है, उनके अलावा इन सब पे भी स्पेसिफिकली अप्लाई होंगे जो आप लोग यहां से देख रहे हो, ठीक है। इन पर बात करेंगे। सबसे पहले लिखा है कंपनीज एक्ट के प्रोविजन अप्लाई है कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड हैं अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, किसी को कंपनी का डेफिनेशन याद है क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं प्रीवियस कंपनी लॉ? कोई पहले भी था क्या कंपनी लॉ इससे पहले? कौन सा था, किसी को याद? 1956 वाला सबसे पॉपुलर जो रहा, उससे पहले भी था 1913 में, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर रहा, बहुत लंबे टाइम तक चला, वो था कंपनीज एक्ट 1956। तो आप जिस प्रीमाइसेस में इस वक्त में पढ़ रहे हैं वो अपने आप में कंपनी है एक्सेल कॉमर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। अब एक्सेल का इनकॉर्पोरेशन हमने किया कंपनीज एक्ट में 2009 में। एक्सेल एकेडमी स्टैब्लिश हो गई थी 1998 में, लेकिन पहले वो थी पार्टनरशिप फर्म के तरह से। 2009 में हमने उसको रजिस्टर्ड करवाया एज अ प्राइवेट कंपनी। तो 2009 में जब ये रजिस्टर्ड हुई होगी तो कौन से कंपनीज एक्ट में हुई होगी? 1956 में हुई होगी। अब 2013 में एक्ट चेंज होता है, तो क्या हमको इसका वापस से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या? नहीं सर, नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि नए कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में क्लियर बोल दिया कि नया कंपनीज एक्ट किन कंपनीज पे लगेगा, आइदर जो इस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या जो प्रीवियस कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड है उन पे भी यही लगने वाला है। इसका मतलब हमको नया कंपनीज एक्ट रिक्वायर्ड नहीं है कि हम उसमें जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, वो अपने आप से हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भाई ये हमारा जो एक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगता है। सर अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, कंपनी में तो सारी कंपनी आ जाती है, तो अलग से क्यों बोला कि इंश्योरेंस कंपनीज पे भी लगता है?
अच्छा, पहले एक दो इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम्पल भी दे दो आप लोग, एक दो नाम बता दो एलआईसी को छोड़ के। एलआईसी को छोड़ करके एक दो इंश्योरेंस कंपनीज के बहुत है आजकल तो यार, टाटा एजी, टाटा एआईए, मैक्स इंश्योरेंस, और भी होंगी। पॉलिसी बाजार, पॉलिसी थोड़ी है यार, वो कंपनी है क्या पॉलिसी बाजार? या वहां पे आपको बहुत सारी कंपनीज की रेट्स मिल जाती हैं जो आप कंपेयर करके ले सकते हो, तो एक साइट है मेरे ख्याल से पॉलिसी बाजार, तो है ना। तो ये जो बताइए मैंने आपको, जैसे मैक्स इंश्योरेंस है, टाटा एजी है, ठीक है, ये सारी क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए। आईसीआईसी का भी प्रूडेंशियल कुछ करके हैं, तो ये सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो इन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। तो सर अलग से क्यों बोला है? अलग से इसलिए बोला है क्योंकि इन पे कंपनीज एक्ट भी लगता है, एज वेल एज इन पर इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है और आईआरडीए भी लगता है अलग से। यानी इंश्योरेंस कंपनीज, अच्छा इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए तो चलो सिमिलर ही है। बढ़िया चीज यह है कि इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ दो एक्ट संभालने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 तो हमारा लग ही रहा है, प्लस साथ में उन पे इंश्योरेंस और आईआरडीए भी लग रहे हैं, बराबर। अब इसीलिए हमने इसको अलग से बोला है कि भाई इन पे सब लगेंगे। अब दिक्कत यह है कि अगर किसी जगह पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन और इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन आपस में भिड़ गए, लड़ गए, तो इंश्योरेंस कंपनी किसको फॉलो करेगी? इंश्योरेंस एक्ट को। ये सबसे मेन चीज अपने को ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको अपन अलग से पढ़ रहे हैं कि भाई बाकी सब पे, नॉर्मल कंपनीज पे कंपनीज एक्ट लगता ही है, इन कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लग रहे हैं, वो बात सही है। लेकिन इन पर साथ में इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन भी लग रहे हैं, और कभी अगर ऐसा हुआ कि दोनों प्रोविजन आपस में इनकंसिस्टेंसी में आ गए, आपस में भिड़ गए एक दूसरे से, तो आपको फिर इंश्योरेंस एक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इसीलिए अपन इसको अलग से यहां पे लिख रहे हैं, अदरवाइज तो कंपनी में सारी आ जाती। ठीक है, सेम ऐसा ही हम यहां पे बैंकिंग कंपनीज के बारे में भी पढ़ रहे हैं भाई। बैंकिंग कंपनीज अगेन कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सब जो बैंक है, जो सारी कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड है, तो इन पे कंपनीज एक्ट लग रहा है। तो सर अलग से क्यों लिखा? सेम वही रूल है, इन पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजन भी लगेंगे। फिर से वही क्वेश्चन मेरा, दोनों प्रोविजन अगर आपस में भिड़ गए तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको? बट ऑब्वियस है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को। सिंपल एक चीज अपन पढ़ेंगे आगे जाकर के कंपनीज एक्ट में, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को 2 एक दिन में बुक्स अलॉट हो जाए। कल मैंने प्रिंटिंग में भेज दी है बुक्स, 2 एक दिन के अंदर बुक्स आ जाएंगे। तो अब सीन ये है कि जैसे कंपनीज एक्ट में अपन एक जगह पे पढ़ेंगे कि इफ यू आर मेंबर ऑफ कंपनी, तो यू हैव राइट टू इंस्पेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद कंपनी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी से चाहिए, आप कंपनी के मेंबर हो तो मांग सकते हो। अब सोचो कि मेरे पास में एचडीएफसी के शेयर्स हैं, तो मैंने एचडीएफसी को बोला कि भाई मुझे एक काम करके दीजिए, मुझे ये बंदा है, इसके अकाउंट्स की सारी डिटेल मुझे दे दीजिए, आप सारी बताइए मुझे, किसके खाते में कितना पैसा जमा है, कहां से आता है, कहां से जाता है, सारा डिटेल मुझे चाहिए। दिक्कत यह है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो आई कैन डिमांड। सेम टाइम पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 34A कहता है कि बैंक अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन किसी के भी साथ शेयर नहीं करेगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज। इनकम टैक्स वाले मांगे, कोर्ट मांगे, ट्रिब्यूनल मांगे तो देना पड़ेगा, उसके अलावा आप किसी के साथ में भी शेयर नहीं करोगे। अब सीन अपना क्या हो गया, किसकी बात मानेंगे? माननी पड़ेगी। तो अगर दोनों सेक्शन दोनों लग रहे हैं, लेकिन जहां भिड़े वहां पे आपको स्पेशल सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। सेम वैसे ही आया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई कंपनीज, ये भी आजकल अपने यहां बहुत है। रिलायंस पावर, अडानी पावर, टाटा पावर, सारी कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, ठीक है, अपने यहाँ तो चलो जेवीवीएनएल ही करता है अभी, ठीक है, लेकिन बाहर सब जगह प्राइवेट कंपनीज की भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। तो अब ये जो कंपनीज है, इन पे भी कंपनीज एक्ट तो लग ही रहा है, साथ में इनके लिए अलग से बना हुआ है बिजली एक्ट, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये भी लगता है इन पे। रूल अभी भी वही है, दोनों प्रोविजन आपस में भिड़ गए अगर किसी जगह पे, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्रोविजन को मानना पड़ेगा, प्रायोरिटी लेवल पे हमेशा वही रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। या फिर ऐसी कंपनियां आ गई जो गवर्न बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इनमें वो एग्जाम्पल है जो अपन लेते हैं हमेशा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अब LIC के साथ तो और बड़ी समस्या है, LIC के लिए अलग से गवर्नमेंट ने LIC एक्ट बना रखा है, अलग से LIC एक्ट बना हुआ है पूरा, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हुई कंपनी है। अब LIC पे LIC एक्ट भी लग रहा है, इंश्योरेंस एक्ट भी लग रहा है,
IRDA भी लग रहा है और कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, इतने सारे आपस में लग रहे हैं, ठीक है। अब अगर कहीं पर सारे एक्ट आपस में भिड़ गए, या मेनली अगर कंपनीज एक्ट और LIC एक्ट आपस में भिड़ गया, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी दे हैव टू फॉलो LIC एक्ट। ये वो कंपनियां हैं जैसे UTI हो गया, तो जिनके लिए पार्लियामेंट अलग से क्या बात करता है, स्पेशल एक्ट बनाता है कि इनके लिए हमारा अलग से एक एक्ट बनेगा पूरा का पूरा, क्योंकि इनको स्पेशल प्रिविलेजेस देना है, जो LIC को है, आप सबको पता है अच्छी तरह से, तो इसीलिए ये सब इसमें आएंगी। F वाला पॉइंट फ्यूचर के लिए है। इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी पे कंपनीज एक्ट अप्लाई करना चाहे तो कर सकती है। Such other body corporate timing in force as the central government by notification specify। दो एग्जाम्पल अपन ने इसमें लिए, एक तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये नाम बहुत फेमस है NHAI। नितिन गडकरी जी की वजह से NHAI बहुत फेमस हो गया है, मतलब लोग बहुत बात करते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कल को बोले कि यार कुछ और अथॉरिटीज हैं जिन पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगाओ, लगाएंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला FCI पे लगाओ तो लगेगा, फिर बोला NHAI पे लगाओ, इस पे भी लगेगा। अब NHAI के लिए अलग से एक्ट भी बना हुआ है और कंपनीज एक्ट भी बना हुआ है, दोनों लगेंगे। फिर गए तो आपस में इनकंसिस्टेंसी हुई तो स्पेशल एक्ट जो होगा वो फॉलो होगा। ये अपना बहुत सिंपल सा काम है, एकदम इजी वाला पॉइंट है। नोट्स मिलेंगे तब आप लोगों को कुछ लिखवाने का काम भी इसमें करना है कि कैसे अपन इसको एग्जाम में आ गया तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे। अभी खाली 2-1 दिन समझने का काम करो, एक तरह से जो आपने पहले पढ़ा है उसी को वापस से रिकॉल कर रहे हैं अपन, ताकि आगे के लिए काम आएगा। तो ये आपका बहुत बेसिक सिस्टम हो गया जो अपने को ध्यान रखना है। अब फर्स्ट चैप्टर की खासियत ये रहेगी कि इसमें बेसिक बात तो है ही है जो आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ी। नई चीजें इसमें क्या आपको देखने को मिलेंगी इस बार, यहां पे एक तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ नहीं है, समझ रहे हैं, जो लिफ्टिंग होता है ना वो नहीं है। यहां पे आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ कंपनीज भी आपने पढ़ा है, वहां चैप्टर सेकंड में होता था, यहां सब चैप्टर फर्स्ट में ही है। मतलब एक तरह से पूरा सेक्शन नंबर 1 और 2 आपका जो है वो आपको चैप्टर 1 में ही देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को कई सारी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगी इस बार। कंपनीज एक्ट में वैसे तो बहुत डेफिनेशंस हैं, आप लोगों के कोर्स में है सेक्शन 2(1) से लगा करके 95 में से कुछ, सारी नहीं है, बीच बीच में से कुछ कुछ डेफिनेशंस गायब भी है, ऐसा नहीं कि सर 95 डेफिनेशंस, इतनी नहीं है, वो पूरा मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इसी चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, पर पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपन। और बेसिक में आप लोगों ने कंपनी का डेफिनेशन तो मुझे बता ही दिया। कंपनी मीन्स कंपनी जो रजिस्टर्ड है इस एक्ट में या प्रीवियस कंपनी लॉ में, ये आपको पता है। अब चलो कंपनी की कुछ क्वालिटीज़ पे बात कर लेते हैं बहुत फटाफट से, जो आपको पहले से आती है। तो पहले नंबर पे जैसे मैंने लिखा है कंपनी मीन्स वॉलंटरी एसोसिएशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन? सर ये क्या होता है, क्या होता है भाई आपके हिसाब से वॉलंटरी एसोसिएशन, बता सकते हो? हाँ जी, वॉलंटरी मतलब विलिंग, अपनी मर्जी से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? ग्रुप ऑफ पर्सन। तो अगर 1 पर्सन कंपनी को साइड में कर दूं, कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। बोलो, प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने चाहिए? 2 लोग। पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम पब्लिक में अनलिमिटेड, प्राइवेट में 200। ग्रुप ऑफ पीपल हो ही गया। पहला यही है कि ये लोगों का अपने मन से अपनी मर्जी से बनाया हुआ एसोसिएशन है। ये अपने को सिंपली फर्स्ट पॉइंट में ध्यान में रखना आसान है। चलो, सबसे तगड़ा पॉइंट आप लोग जानते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहना चाहोगे भी इस बारे में? ये कौन समझा रहा है मुझे? सारे फाउंडेशन के पॉइंट्स यार ये तो। सेपरेट लीगल एंटिटी बिल्कुल ठीक है, नहीं कर सकते हैं, कंपनी के रहेंगे। मींस कंपनी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द ओनर्स या मेंबर्स, कंपनी अलग होगी। तो अगर मिस्टर अडानी और इनकी कंपनी है तो बोथ आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। अगर मेरा इनकी कंपनी के साथ में कोई डील है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे अगर कोई सूट फाइल करना है तो मैं किसके अगेंस्ट करूंगा? कंपनी के अगेंस्ट में करूंगा, मिस्टर अडानी के अगेंस्ट में नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनीज यही अगर पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनर्स पे होता, अगर यही आपका इंडिविजुअल बिजनेस होता तो उस पर्सन के अगेंस्ट होता। लेकिन जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स। कंपनी कैन sue and be sued in its own name. इवन कंपनी कैन एक्वायर एसेट इन इट्स ओन नेम, अपने नेम से कंपनी सब कुछ करेगी, अपने को ध्यान में रखना है। अब इस पर हमारे पास में एक फेमस केस था जो फाउंडेशन में भी था, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड। बराबर पढ़ो तो एक बार केस को देखें, आप लोगों को कितना याद है केस ये।
देखिएगा एक बार यहां से। हाँ जी, बड़ा केस को, सिंपल सा केस है हमारा एकदम, ठीक है। अब इस केस में है क्या भाई? इस केस में एक पर्सन है जिसका नाम है सलोमन, ठीक है। किस चीज का बिजनेस है उसका? शू मैन्युफैक्चरिंग का। नाउ उसने अपने बिजनेस को कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट किया है, सिंपली कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट किया। कंपनी का नाम सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड हो गया, और मेंबर्स कितने हैं उसके? 7। घर घर के लोग हो गए सारे, वाइफ, खुद, बीवी, बच्चे मिला करके एग्जैक्ट नंबर ही कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। 7 लोगों से उसने कंपनी का फॉर्मेशन कर दिया और अपना बिजनेस जो है वो कंपनी को बेचा है। अब बिजनेस सेल करते हैं तो अकाउंट्स पे तुम लोग पढ़ते हो ना, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। कितना डिसाइड हुआ है? 38,782 का। क्या क्या लिया है उसने इसके बदले में? 20,000 पाउंड के तो उसने लिए हैं शेयर्स, है ना, और 10,000 पाउंड के उसने लिए हैं डिबेंचर, वो भी सिक्योर्ड वाले, और रिमेनिंग 8,782 उसने लिया है कैश में, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा है वहां से। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर्स? ये क्या चीज होती है? डिबेंचर्स तो पता है यार, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्या डिफरेंस है? हाँ, सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड वालों को होगा। इवन कंपनी की एसेट को सेल करके भी अगर पे करना पड़ा तो सबसे पहले किसको होगा? सिक्योर्ड को। बच गया अगर कुछ तो किसको मिलेगा? अनसिक्योर्ड को मिलेगा, ये अपने को पता है, ठीक है भाई। अब बिजनेस बढ़िया चल रहा है, एक टाइम पे जाकर के कंपनी का वाइंडिंग अप चालू हुआ, कंपनी का लिक्विडेशन चालू हो गया। लिक्विडेशन के टाइम पे सीन क्या बचा? कंपनी के पास एसेट के नाम पे कितना है भाई? कितना था? 6,000 पाउंड। देखो, देखें, कंपनी के पास एसेट के नाम पे है 6,000 पाउंड, है ना। तो सिर्फ 6,000 पाउंड कंपनी के पास में है, और लाइब्रेरीज के नाम पे है 17,000 पाउंड। अच्छा, 17,000 पाउंड भी दो पार्ट में डिवाइड है। सालोमन के पास में जो सिक्योर्ड वाले हैं वो 10,000, और जो अदर्स हैं, जो अनसिक्योर्ड वाले हैं, उनके पास में 7,000। हाँ भाई, यहां तक का चीज तो एकदम क्लियर है, सिंपल है। अब सवाल आता है, फर्स्ट पेमेंट किसको होना चाहिए? कंपनी लॉ के हिसाब से तो सिक्योर्ड वालों को होना चाहिए। अब सिक्योर्ड वालों को अगर पूरा पेमेंट कर दोगे, उनका ही पूरा नहीं पड़ रहा है, तो अनसिक्योर्ड वालों को तो भूल ही जाओ, इनको तो मिला ही नहीं। अब जब किसी को पैसा नहीं मिलता है तो दर्द होता है ना। हार्ट फेल वाली सिचुएशन होती है तो बेचारे सूट फाइल करेंगे। तो इन्होंने यहां पे सूट फाइल किया। देखो, अनसिक्योर्ड पेमेंट पहले सिक्योर्ड को कर दिया गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कंटेंडेड, इन्होंने आर्ग्यू किया कि सलोमन एंड कंपनी वर वन, दोनों एक ही है ना। एंड द सेम पर्सन एंड द कंपनी वॉज मियर, सेम का मतलब होता है सिर्फ एक फिक्शन, दिखावा है, एक्चुअल कंपनी है ही नहीं सर, ये तो घर घर का इनका काम है। और इन्होंने फ्रॉड किया है क्रेडिटर के साथ में। भाई उनका आर्ग्यू ये है कि सर कंपनी में मेंबर बाहर का तो कोई है ही नहीं, सारे लोग कौन है? घर के ही हैं, ये तो इनका फैमिली बिजनेस है, तो इसीलिए दे आर इनसाइडर। अच्छा, अगर हम पार्टनरशिप पे फोकस करें, तुम लोग सबको पता है कि पार्टनरशिप में हम लोग फर्स्ट पेमेंट किसको करते हैं? आउटसाइडर को, फिर करते हैं इनसाइडर को। तो इनका भी यही कहना है कि सर सलोमन को पहले क्यों दे रहे हो, ये तो घर गई है, हमको पहले पेमेंट मिलना चाहिए। अब यहां पे कंपनी लॉ क्या कहता है? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, उसको कोई मतलब नहीं है कंपनी का कौन ओनर है, कौन नॉन ओनर है। उसको सिर्फ ये दिख रहा है क्रेडिटर कौन है, कि भाई दो तरह के हैं, कौन सिक्योर्ड है, कौन अनसिक्योर्ड है। अगर इन 7,000 वालों के पास सिक्योर्ड होते और सलोमन के पास अनसिक्योर्ड होते, फर्स्ट पेमेंट इनको हो जाता। अगर दोनों के पास सिक्योर्ड होते तो क्या करते?
प्रपोर्शनेटली पेमेंट डाल देते अपन, 10:7 के अंदर डिवाइड कर देते हैं बराबर। अब एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड है तो पहले तो सिक्योर्ड वाले को ही मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हु वाज ओनर, कौन ओनर था कौन नहीं था, इससे हमारा लेना देना है ही नहीं। इट वॉज हेल्ड दैट कंपनीज डिस्टिंक्ट या डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर, जिन्होंने उसको बनाया, एंड देयरफॉर एस वाज एंटाइटल्ड टू रीप इन प्रायोरिटी ओवर द अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। बाकियों से पहले आपको पैसा मिलेगा और वो बिल्कुल वैलिड रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आपका केस नंबर फर्स्ट जो फाउंडेशन में भी था। अब ये जो सेकंड केस है, ये फाउंडेशन की कुछ कुछ क्लासेस में तो हम बताते हैं, पता नहीं अपन ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे याद नहीं है, बराबर कभी बताते हैं, टाइमिंग के हिसाब से डिपेंड करता है। वो केस का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, बराबर। बढ़िया केस है ये भी। और केस में क्या लिखा है देखो, साथ में मिलके पढ़ते हैं इसको। इन्होंने लिखा है कि भाई एक पर्सन है, पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं, एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ली, ठीक है। मिस्टर ली एक एक्सपर्ट पायलट है, प्लेन उड़ाना जानता है, ठीक है। तो किधर से रिटायर हुआ होगा और इसने सोचा यार एक कंपनी फॉर्मेशन करते हैं, एयर फार्मिंग कंपनी। एयर फार्मिंग कंपनी क्या करेगी, एयरलिफ्ट का काम करेगी। एयरलिफ्ट का मतलब क्या हो गया, आजकल अपने यहाँ में भी शुरू हो गया है, जैसे केदारनाथ वगैरह जाते हैं तो हेलीकॉप्टर सर्विसेज होती है, बस वैसा ही समझ लो कि पैसेंजर को एयरलिफ्ट करेंगे, प्लेन से हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसके लिए उसने एयर फार्मिंग कंपनी ओपन की है। तो कैसे हुआ देखो यहां से, इन्होंने लिखा एल यानी कि ली हेल्ड 2,999 शेयर्स आउट ऑफ 3,000 शेयर्स इन अ कंपनी। कंपनी बनाई उसने, प्राइवेट कंपनी ओपन की थी। सर कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट तो है ही नहीं, एक्चुअल में ये जबकि केसेस हैं, पहली बात तो केसेस इंडिया के हैं नहीं, तो वहां के रूल के हिसाब से ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था प्राइवेट पब्लिक का, तो इसीलिए कंपनी का नाम डायरेक्ट आपको लिमिटेड दिख रहा है। अब सीन ऐसा हुआ कि 3,000 कंपनी के शेयर हैं, उसमें से 2,999 तो इसने खुद ने ले लिए, ठीक है। एक शेयर इसने दिया है अपनी वाइफ को, ठीक है। अच्छा एक शेयर भी सर वाइफ को क्यों दिया, खुद ही रख लेता सारी, फिर ऐसा क्यों किया, एक शेयर भी क्यों दिया, 2 जने चाहिए होते हैं कंपनी के लिए, तो इसने बोला चलो ठीक है, कंपनी भी अपनी, बीवी तो पहले से अपनी है, पूरा कंट्रोल हो गया कंपनी के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नाउ ही वाज द एमडी एंड चीफ पायलट ऑन अ सैलरी। एक और काम किया उसने, कंपनी का एमडी भी बन गया और खुद को चीफ पायलट भी बना दिया। अच्छा चीफ पायलट क्यों बनाया होगा खुद को, क्योंकि प्लेन उड़ाना जानता है। ऐसा नहीं है कि आज अडानी जी चालू करें अगर तो मैं चीफ पायलट बनूंगा, सर आगे ही प्लेन वालों की हालत खराब है, लोग और ही बैठने से डर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी इंदौर था अभी एक वीक पहले, तो इंदौर से फ्लाइट से गया, फ्लाइट से आया तो बैठते थोड़ा डर तो लग ही रहा था, क्योंकि वो प्लेन क्रैश के बाद थोड़ा सा पहली बार ही था प्लेन का। और कोइंसिडेंटली वापस जब हम आ रहे थे, लैंड कर रहे थे, तो इंदौर की जो फ्लाइट है वो एक्चुअल में फ्लाइट नहीं है, वो छोटा 50 सीटर्स प्लेन ही है। थोड़ा सा जब वापस से यहाँ पे लैंड करेगा तो वो टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो वैसे भी वो ऐसे ऐसे हो रहा था। मोबाइल स्टार्ट हो गए थे हमारे, ठीक है, तो फटाफट से मोबाइल निकाला, मोबाइल चालू किया, पहली पिक्चर जो आई वो प्लेन क्रैश की। किसी ने ऐसे ही वो फिर मीम बनती है ना आजकल, तो वो मीम के अंदर, अरे मैंने कहा कौन है ये, ठीक है, मन हुआ उसको लिखूं वहां पे कि भाई शांति रख यार, जिसका होना था हो गया, यहाँ तो मत डरा कम से कम। इधर तो प्लेन वैसे ही हिल रहा है और सीधा जैसे ही फोन ऑन किया सीधा प्लेन क्रैश की फोटोग्राफ, ऐसे प्लेन नीचे आया हुआ, उसके नहीं, मेरा कोई और प्लेन का दिया हुआ था। तो अब कहने का मतलब ये है, ये चीफ पायलट इसलिए है क्योंकि इसको प्लेन उड़ाना आता है, ठीक है। आज अगर रतन टाटा जी होते तो वो अपने आप को चीफ पायलट बना सकते थे, क्योंकि उनको प्लेन उड़ाना आता है, बाकी लोगों को नहीं। ऐसे नहीं कि मैं कंपनी का एमडी हूं, मैं तो प्लेन चलाऊंगा, ये सब चलाना ही नहीं आता, नहीं उससे क्या हुआ, मैं तो एमडी हूं, वो नहीं। तो ये चीफ पायलट भी बना। नाउ ही वॉज किल्ड इन एयर क्रैश वाइल वर्किंग फॉर द कंपनी। अब ये कंपनी के लिए जब काम कर रहा था, किसी पैसेंजर को लेकर के, कस्टमर क्लाइंट को लेकर के गया होगा, अनफॉर्चुनेटली प्लेन क्रैश में इसकी डेथ हो गई। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पहले चेंज कर रहा हूं मैं, फिर इस पे वापस आऊंगा। कंपनी में 2 ही मेंबर थे, एक मेंबर मर चुका है, कंपनी बंद, बोलो हाँ के ना, नहीं होगी, क्यों भाई, 2 में से एक गया ना, पार्टनरशिप में तो आप कहते थे 2 में से एक जाते ही गई पार्टनरशिप, इधर क्या दिक्कत है, उस पॉइंट का नाम क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। ये देखो बीच में मैंने पॉइंट ले लिया है, ये रहा परपेचुअल सक्सेशन। रतन टाटा जी चले गए, बैचलर थे, शादी भी नहीं की थी इन्होंने, तो अच्छे बच्चे भी नहीं है। धीरू भाई अंबानी गए तब तो चलो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी है, मुकेश जी जाएंगे तो बाकी लोग भी हैं, रतन टाटा का तो कोई था ही नहीं। और कंपनी बंद हो गई क्या, टाटा ग्रुप चलेगी, उनकी जगह पे दूसरे आ गए,
बराबर। तो कंपनी हमेशा चलेगी, इट इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। बंद होगी तो एक ही तरीका है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बाय लॉ, मतलब क्रिएशन लॉ से हो रहा है तो कंपनी मरेगी भी लॉ से ही। लोग आएंगे लोग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चलने दीजिए आप कंपनी को। तो कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड इट लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द मेंबर्स। बीच में अपन ये पॉइंट ले रहे हैं, द मेंबरशिप ऑफ कंपनी मे कीप चेंजिंग टाइम टू टाइम बट डज नॉट इफेक्ट द कंपनीज कंटिन्यूटी। अगर किसी भी मेंबर का डेथ होता है, इंसॉल्वेंसी होता है, उससे कंपनी के कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑडिट की क्लास में हम लोग एक बहुत बड़े स्कैम पर बात करते हैं हमेशा। इंडिया का पहला सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड सत्यम कॉरपोरेशन का, पहला 7,000 करोड़ का फ्रॉड था। उसके बाद तो बहुत हो गए, पहला फाइनेंशियल फ्रॉड था। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स हट गए, कंपनी का खुद का चेयरमैन जिसने बनाई कंपनी वो भी जेल में गया, कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी चालू थी। गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया क्योंकि उस वक्त में वो इंडिया की तीसरी बड़ी टेक कंपनी थी, ठीक है। टीसीएस और ये अपना विप्रो के बाद में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी को गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, कंपनी गवर्नमेंट ने चलाया। उसके बाद में फिर महिंद्रा वालों ने उसको एक्वायर कर लिया और एट प्रेजेंट महिंद्रा टेक के नाम से, सत्यम टेक के नाम से कंपनी चल रही है, आज भी चल रही है। तो कंपनी बंद नहीं होती है। तो सेम आते हैं वापस वहां पे, तो कंपनी तो चल रही है भाई, वाइफ है, एक जना है, एक जना और आ जाएगा बराबर और कंपनी चलेगी, ठीक है। तुमको वो प्रोविजन याद है क्या? वैसे तो कल की क्लास में आएगा। दो में से एक ही मेंबर बच गया है, लॉ एक टाइम पीरियड देता है, उसमें मेंबरशिप नंबर बढ़ाना होता है, 6 महीने वाला पॉइंट। सेक्शन पढ़ेंगे 3A। इस बार सारा काम सेक्शन वाइज होगा, स्टार्टिंग तीसरे चैप्टर से। जब आप लोग नोट्स भी देखोगे, मेरी बुक देखोगे, सारा काम ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा। सेक्शन 23 से 42, फिर 43 से लगा के सेक्शन नंबर 70, फिर 71 से लगा के ऐसा ऐसा पूरा पूरा कंटिन्यू सेक्शन वाइज चीजें। स्टार्टिंग 3 चैप्टर तक तो ऊपर नीचे चलेंगे सेक्शन आपके, उसके बाद से सारे सेक्शन आपके कंटिन्यू है। तो सेक्शन 3A में कल की क्लास में आएगा ये पॉइंट। अगर आप लोगों को याद हो कि अगर कंपनी का मेंबर 7 या 2 से कम हो गया तो आपको 6 महीने का टाइम मिलता है, उसमें मेंबरशिप नंबर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कल पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा। सेक्शन आने दो 3A। अभी इस पे वापस लाता हूं आपको। उसकी जो वाइफ है उसने क्लेम किया कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन चाहिए सिंस हर हस्बैंड डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो हर जगह पे एक रूल होता है, अगर कंपनी के किसी वर्कर एम्प्लॉय की डेथ वर्क प्लेस पे हो रही है तो उसकी फैमिली को मिलता है कॉम्पनसेशन। जैसे इंडिया में वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट बना हुआ है, ऐसा सब जगह पे है। उसकी वाइफ ने डिमांड किया कि मेरे हस्बैंड का कॉम्पनसेशन दो, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया, इंश्योरेंस चैलेंज दैट एल एंड कंपनी वर द सेम पर्सन। तुम्हारा जो हस्बैंड था वो और कंपनी दोनों सेम ही है, अलग थोड़ी है, इसीलिए यू हैव नो राइट टू गेट एनी कॉम्पनसेशन। दोनों सेम ही थे, तुम्हारा हस्बैंड और कंपनी अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। अब सवाल आता है मिलेगा कि नहीं मिलेगा कॉम्पनसेशन? मिलेगा। इस वजह से नहीं कि सर विडो है, ऐसा है, सर मिलना चाहिए सर, हाँ इमोशंस नहीं, इस वजह से मिलेगा, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से मिलेगा। एल वॉज सेपरेट पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंपनी, और कंपनी में जॉब पर है वो बराबर से, इसीलिए एंड हेंस कॉम्पनसेशन वॉज ड्यू टू द विडो। जो मिसेस ली है उनको बकायदा यहां से कॉम्पनसेशन मिलेगा ही मिलेगा, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये अपना एक और केस तो स्ट्रॉन्ग कर देता है कि हाँ भाई सेपरेट लीगल एंटिटी नाम की चीज होती है। तीसरे नंबर पे एक और केस लेते हैं, फिर थोड़ा सा ऑडिट पे बात करेंगे अपन, है ना। 3 दिन अपन थोड़ा लॉ पे कम बात करेंगे, मतलब लॉ ऑडिट पे बराबर बराबर बात करेंगे। री कांदोली टी लिमिटेड एक और केस है। सर इस केस में वर्सेस क्यों नहीं है कोई? फाउंडेशन में भी एक केस था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, पहला ही केस था, डिंशा मानिक जी पेटेंट प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, उसमें भी वर्सेस कोई नहीं था, ठीक है। कई बार वर्सेस कोई होता ही नहीं है, उन केस की खासियत होती है उनके आगे लैटिन वर्ड लगता है री। इसमें कई बार क्या होता है, लोगों में डिस्प्यूट नहीं है, दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम कोर्ट के पास जाकर के कोर्ट को कहते हैं सर आपका व्यू बता दो यार इसके ऊपर, हमारा झगड़ा नहीं है कोई, बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम एक दूसरे पे केस नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं यार आप इसके ऊपर ओपिनियन देके बता दो क्या सही है क्या गलत है। उस केस में कभी वर्सेस नहीं दिखेगा आपको, वर्ड दिखेगा लैटिन वाला री। ऐसा ही केस ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये भी। पढ़ो एक बार केस को, चलो इस बार आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। एक नया वर्ड आपको देखने को मिलेगा शायद, एडवर्म ड्यूटी। सर ये एडवर्म ड्यूटी क्या होता है? लाइक टैक्स, वो टैक्स बोलता है, ठीक है।
हाँ जी, पढ़ा भाई आप लोगों ने। अब एडवर्म ड्यूटी का वैसे तो मीनिंग बताऊं, आगे आएगा, सेक्शन नंबर 77 में आएगा एडवर्म ड्यूटी। वैसे तो अपने यहाँ दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है लेट फीस, ठीक है। तो आगे अपन पढ़ेंगे, जैसे आपको बोला 30 डेज में एक रजिस्टर करवाना है, आपने नहीं करवाया तो आपको 30 दिन और मिलेंगे, उसमें लगेगी एडिशनल फीस। उसमें भी अगर कोई चीज़ को रजिस्टर नहीं कराया तो आपको 30 दिन और मिलेंगे, लेकिन तब देना पड़ेगा एडवर्म ड्यूटी। एडवर्म ड्यूटी लगता है अमाउंट के हिसाब से। फिर कैसे? जैसे अगर 5 लाख का ट्रांजेक्शन है तो 10%, उससे ऊपर का है तो 15%, उससे ऊपर का है तो 30%, अमाउंट के हिसाब से। एक तो होता है कि चाहे जितने का भी अमाउंट हो, फीस है वो तो चाहे 5 लाख का ट्रांजेक्शन हो चाहे 50 लाख का हो, फीस तो सेम ही लगेगी। एक होता है कि आपका जितना अमाउंट है उसके हिसाब से जो टैक्स लगता है उसको एडवर्म ड्यूटी बोलते हैं। तो अपने ज्यादा काम करें, अपन टैक्स तो पढ़ नहीं रहे, अपन तो लॉ पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग केस है बहुत ज्यादा। क्या हुआ इस केस के अंदर कि जैसे सपोज करें दो फ्रेंड्स हैं, इन दोनों ने मिलकर के सोचा कि यार एक बिजनेस चालू करते हैं चाय का। चाय का मतलब अपने चाय को थड़ी बड़ी नहीं लगानी, एमबीए चाय वाला, सीए चाय वाला, ऐसा नहीं, सीए इंटर चाय वाला, नया एकदम कंसेप्ट। ये लोग क्या कर रहे हैं, चाय के बागान ही खरीद रहे हैं, जाकर के आसाम में चले गए, चाय के बागान खरीदेंगे हम। तो इन दोनों ने एक कंपनी बनाई और चाय के बागान खरीदने के लिए अब इनके पास में कुछ एसेट्स है, एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, ये इन्होंने कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करी। बदले में जैसे सोलोमन ने किया था, बदले में कंपनी ने इनको पैसा दिया। अब जब आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और पैसा आ रहा है, टैक्स तो देना पड़ेगा कंपनी को। ये कंपनी आज जैसे मैं एक प्रॉपर्टी परचेस करूं, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि अगर मैं प्रॉपर्टी परचेस कर रहा हूं, आज कोई जोधपुर में एक मकान खरीद रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी ले रहा हूं, तो उसकी रजिस्ट्री तो करवानी पड़ेगी, और करवानी पड़ेगी तो टैक्स तो भरूंगा मैं, स्टैंप ड्यूटी तो लगेगी कि नहीं लगेगी, उसके बिना थोड़ी होगा। सेम काम यहां पे हुआ, इनको बोला भैया टैक्स भरो, ये कह रहे काय का टैक्स भाई, काय का टैक्स? एसेट्स का मालिक कौन? हम दोनों। कंपनी का मालिक कौन? हम दोनों। तो ये ट्रांसफर तो हमसे हम ही को है। ये मेरा मोबाइल, मैं इसको बेच रहा हूं, किसको? खुद को। ये लो, ये हाथ भी मेरा है, ये हाथ भी मेरा है, ये मैंने इस हाथ से इस हाथ को बेच दिया, तो खुद से खुद ही को बेच रहा हूं, टैक्स काय का देना है भाई? तो ट्रांसफर है खाली। ये हमारी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको एसेट दिख रही है, इसको हम अपनी इस बिल्डिंग से निकाल के दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दें, तो उसमें काय का टैक्स देना है सर? तो कहता है रुक जा भाई, इतना आसान नहीं है। ये जो ट्रांसफर है ये सेल्फ से सेल्फ ट्रांसफर नहीं है। प्रॉपर्टी के मालिक हो तुम, समझ में आता है, लेकिन कंपनी के मालिक तुम थोड़ी हो। कंपनी तो हमेशा सेपरेट एंटिटी होती है। तो ये माना जाएगा कि तुम ये एस्टेट जो है वो किसी दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो, और दूसरे पर्सन को सेल कर रहे हो तो टैक्स तो उसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? देना पड़ेगा भाई। तो वही इन्होंने बोला, दे क्लेम्ड एग्जम्पशन, इन्होंने बोला हमको एग्जम्पशन चाहिए, है ना, एडवर्म ड्यूटी से, ऑन द ग्राउंड दैट ट्रांसफर वाज फ्रॉम देम इंडिविजुअली टू देमसेल्फ, खुद से खुद ही को ट्रांसफर कर रहे हैं, नाम चेंज है ना। इट वाज हेल्ड दैट कंपनी हमेशा सेपरेट होती है शेयर होल्डर से, और ये ट्रांसफर माना जाएगा जैसे अदर पर्सन को ट्रांसफर है, आप खुद से खुद को नहीं कर रहे हो भाई, इसीलिए आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। ये अपना छोटा सा कंसेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ठीक है। तो यहां आकर के अपने कुछ पॉइंट्स पे अपन लोगों ने नॉर्मल सा डिस्कशन ले लिया है। चलिए भाई, तो लॉ में तो इतनी बात आज करेंगे, परसों तक मेरे ख्याल से बुक्स आ जाएंगी, तो अपन और प्रॉपर तरीके से आगे